बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय गुलाम सरवर साहब, जितनी खूबसूरती से आप इस प्रोग्राम को चला रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डीसी कपिल साहब, आदरणीय बड़े भाई महमूद मराचा जी, जगदीश बेनीवाल जी, हमारे नौजवान साथी एडवोकेट शायद चले गए हैं, और मंच पे बैठे हुए भिन्न भिन्न संगठनों के सभी सम्मानित पदाधिकारी और एमएमजी के और अलग अलग विभाग से आए हुए यहाँ पर मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, कितने समय से लगातार हम सभी लोग देख रहे हैं कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, चुनावों में वादा करती हैं और सरकार बनने के बाद भूल जाती है और मजदूर वही की वही रह जाता है। उसकी कोई बात न सुनी जाती है न मानी जाती है। जिन लोगों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं उन्हीं लोगों को अपने ऑफिस में घुसने से रोक देते हैं, बात सुनना तो दूर की बात है। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। हालांकि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी संविधान के विरुद्ध कोई सरकार हो लगातार काम कर रही है। ठेकेदारी प्रथा के विषय में कहीं संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ये आउटसोर्स क्या होता है इसका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो जिस काम का संविधान में जिक्र नहीं है आप कैसे करोगे उसे? और 4-5 विभाग तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही इसेंशियल है, जिनमें एस्मा वगैरह लगता है। उसमें आपका बिजली पानी का विभाग हो गया, स्वच्छता कर्मचारियों का विभाग हो गया जिसे एमसीडी कहते हैं, साथ में आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया और सुरक्षा जिसे पुलिस व्यवस्था कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इनके बिना किसी भी समाज का या किसी भी सरकार का काम कर पाना संभव नहीं है। इसलिए संविधान में बाकायदा व्यवस्था की गई है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराए, नंबर 1। नंबर 2, समान काम का समान वेतन देना पड़ेगा। ये व्यवस्था संविधान में ही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और भिन्न भिन्न हाई कोर्टों ने कितनी ही बार, कितने ही जजमेंट में ये बातें लगातार कही है कि काम अगर समान है, व्यक्ति को बेशक आप प्राइवेट में रखे हुए हैं, बावजूद उसके जो सरकारी कर्मचारी को आप तनख्वाह दे रहे हैं और सुविधाएं दे रहे हैं वो भी उसी को देनी पड़ेगी जो प्राइवेट है, आउटसोर्स है। लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई सरकार मानती नहीं। कभी आपने सोचा इसका कारण क्या है? इसका जो मैं समझ पाया हूं कारण यह है, एक तो हमें जानकारी नहीं है। हम बहुत सी चीजें पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, ये जो सबसे जरूरी किताब है, ये सबसे जरूरी शिक्षा है, ज्ञान है, जानकारी है,
चाहिए, जो हमें पढ़नी चाहिए, हम उसके विषय में कभी सोचते भी नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं। कोई भी सरकार, ये कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी अज्ञानता का फायदा उठाता है, सिर्फ आपकी अज्ञानता का। अगर आपको जानकारी हो जाए नंबर 1, और आप आवाज उठाना शुरू कर दें, तो इस देश में नहीं, दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि आपकी बात न माने, आपको आपका हक न दे। लेकिन अफसोस आपको मालूम नहीं है, और सरकार में बैठे हुए जो राजनीतिबाज हैं वो इस चीज को जानते हैं और उसका वो फायदा उठाते हैं। अगर आपको पता होती कि आउटसोर्स जैसी कोई व्यवस्था, ठेकेदारी जैसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है, तो आप लड़ते नहीं, लड़ते। लेकिन जानकारी न होने के कारण ये है। मैं एक बड़ा, आपकी बात तो है ही, आप तो स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं कि आपको मात्र 15 या 20 हजार या जो भी तनख्वाह मिल रही है वो कुछ नहीं है। उसी काम के लिए अगर आप परमानेंट होते तो निश्चित रूप से आपको 50-60 हजार रुपए से ज्यादा मिल रहे होते, आपके बच्चे बेहतर जीवन जी रहे होते, आप भी इंसान की तरह सर उठाकर इस देश में सम्मान का जीवन जी रहे होते। लेकिन सरकारें ये सब नहीं करती। मैं अभी किसी वजह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट गया था, एम्स में। वहां पे जो सिक्योरिटी वाले हैं उनसे मैंने पूछा कि भाई आपको तनख्वाह क्या मिलती है। वहां पे सफाई कर्मचारी भी हैं, यही आउटसोर्स वाले प्राइवेट। उनसे पूछा कि तुम्हें तनख्वाह क्या मिलती है, तो सफाई कर्मचारी ने बताया कि हमें 15 या 16 हजार रुपए मिलते हैं। और जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मचारी हैं, जैसे आजकल आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो हर जगह वो लोग बैठे हुए हैं, किसी कंपनी से वो लिए हुए हैं। मैंने उससे पूछा भाई आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? कहा करीब 19-20 हजार रुपए मिलते हैं। और आपकी जो कंपनी है उस कंपनी को कितना मिलता है? तो वो कहता है कि सर जो मानो आपकी 100 रुपए मिलते हैं हमारे नाम के, तो उसमें से 60 रुपए कंपनी और 40 रुपए हमें, यानी 60% जो मुनाफा है जिसमें कंपनी का कोई काम नहीं है, केवल और केवल वो बीच में है और उसने लाके एक व्यक्ति को दे दिया काम के लिए। काम वो व्यक्ति कर रहा है, पैसा वो दे रहा है, और बीच का आदमी काम करने वाले से कहीं ज्यादा कमा रहा, 60%। इससे ज्यादा शोषण और क्या होगा? ये शोषण लगातार चल रहा है और चलता रहेगा अगर आप ईमानदारी से अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे। ईमानदारी, मैंने देखा है लोगों में ईमानदारी नहीं होती, इसलिए लड़ाई हार जाते हैं। ईमानदारी होती है तो लड़ाई जीती जाती है, जैसे किसानों ने जीती। 13 महीने लड़े, देश में इतना लंबा आंदोलन आज तक कोई नहीं चला, 13 महीने लड़े तो जीते, ईमानदार थे। ठीक इसी तरह से आप भी ईमानदारी से लड़ेंगे, निश्चित रूप से आप जीतेंगे। लेकिन एक मेरा कहना आपसे है साथियों, हो सकता है आपकी संख्या कम हो, लेकिन इस देश में तो आपके जैसे बहुत हैं। पर चलो देश की बात छोड़ो, हम दिल्ली की ही बात करते हैं, तो दिल्ली में भी आपके जैसे बहुत लोग हैं। दिल्ली के जितने भी विभाग हैं, अलग अलग विभागों में हमने जो एक आंकड़ा निकाला है उसके हिसाब से केवल और केवल सफाई कर्मचारियों की संख्या ही 5 लाख है, जो कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। 15-15, 20-20 साल उनको सफाई करते हुए हो गए हैं, 5 लाख। और इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में लोग हैं। मेडिकल के साथी यहां बैठे हैं आपके बीच में, एजुकेशन के साथी हैं, एमसीडी में कितने ही सफाई कर्मचारी हैं, वो भी सब आपके साथ में हैं। तो आपकी संख्या कम होगी, लेकिन आप ईमानदारी से अगर ये तय कर लो कि भाई जैसा मेरा दुख है, जैसी मेरी पीड़ा है, जो दिक्कत मुझे है, जो परेशानी मेरे सामने है, वही तो मेरे उन भाइयों के सामने भी है ना। तो जब वो लड़ेंगे, उनकी तरफ से आवाज उठेगी, हम पूरी
ईमानदारी से उनका साथ देंगे। तो अगर वो उनका साथ दोगे आप, तो क्या वो आपका साथ नहीं देंगे? निश्चित रूप से देंगे। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप 2000 है, 4000 है, 5000 है और वो लाखों की संख्या में है। आप चाहे तो अपनी ईमानदारी से उन लाखों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और जिस दिन हर विभाग के व्यक्ति, हर जगह के लोग इकट्ठे हो गए, मजदूर हर जगह का कहीं का भी हो, उसकी पीड़ा एक है, उसका दुख एक है, उसकी समस्या एक है। जिस दिन सारे मजदूर एक हो गए, किसी सरकार की औकात नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा हक न दे। बस ईमानदारी से तुम्हें एक साथ होना। और साथियों, अपने जो आपके भाई हैं, जो आपके बीच में हैं, यहां नहीं आ रहे हैं, बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं, उनको समझाओ, हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन करो। लड़ना नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं। जैसे CNRC की लड़ाई हमने लड़ी, जैसे किसान आंदोलन हमने लड़ा, इस तरह से हम वही काम संवैधानिक रूप से करेंगे। उन्हें समझाओ। अलग अलग रहोगे तो सब मिट जाओगे, इकट्ठे हो जाएंगे, सबको सबका हक मिल जाएगा। उन्हें साथ में लाओ और साथियों, मिलकर अपनी लड़ाई लड़ो। घबराना किसी से नहीं है। जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, कोई नहीं है जनता के सामने। और अगर आप खड़े नहीं हुए, एक दूसरे साथी, जो मजदूर साथी हैं, उनका साथ नहीं दिया, तो देश की हालत क्या हो सकते हैं, इसका एक नजारा परसों से तो देख ही रहे होंगे। मणिपुर में जिस तरह से 2-3 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया है, ये हालत किसी के सामने भी आ सकते हैं। इसे बुरा मत समझना, आप इसको असंभव मत समझना। जब देश का प्रधानमंत्री अपनी आंखें मूंद कर 80 दिन तक चुप बैठा रहे, तब किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता। उसका इसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कौन हो तुम, उन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए साथियों, वो स्थिति किसी के साथ में ना आए, हमारा देश बच जाए, हम सब लोग आपस में प्यार से मेल मिलाप के साथ में रहें और हमें हमारा हक मिल जाए। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हम कुछ मांग भी नहीं रहे हैं और इससे ज्यादा कोई हमें दे नहीं सकता। अरे जो हक नहीं दे सकता वो और क्या देगा हमें? इसलिए हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। तो अपने हक के लिए मिलकर लड़िए साथियों। जहां तक रही आपकी कानून के दायरे में अदालतों में लड़ाई, हम लोग हैं, उसकी आप चिंता मत कीजिए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मुकदमे हो, 10 मुकदमे हो, 1000 मुकदमे हो, रोज अदालत में रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमारे अपने भाई हैं। अगर आपको हक मिलेगा तो हमें सुकून होगा कि हम जिस लड़ाई में साथ खड़े हुए, हमने वो लड़ाई जीती, हमारे भाइयों को उनका हक मिला। साथियों, तो अदालत से आप घबराएं नहीं, वहां हम लड़ेंगे। सड़क पर भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, केवल अदालत में नहीं, सड़क पर भी लड़ेंगे। और कोई हो, कोई भी, वो आपसे बढ़कर नहीं है। उसकी वोट की कीमत भी एक ही है, आपकी वोट की कीमत भी एक ही है। आप भी संविधान के अनुसार समान हो साथियों। लेकिन आप इस चीज को समझो साथियों, तब ये बात बनती है, अन्यथा कुछ नहीं बनता। मैं एक आपके सामने, अगर आप इजाजत दें महमूद भाई, मैं आपसे भी अनुमति चाहूंगा कि जब संविधान की बात है तो थोड़ा सा संविधान की 2-4 लाइन में चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ अगर खड़े होकर उसको बोलें मेरे पीछे, तो बहुत बेहतर होगा। और ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अगर संविधान आप पूरा भी न पढ़ सके, जो मैं आपके सामने ये लाइनें बोल रहा हूं, ध्यान से इनको सिर्फ पढ़ लेना और समझ लेना, आपको आपकी समस्या का समाधान इसी में मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। और वो है हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो मैं आपके सामने वो प्रस्तावना पढ़ूंगा, आप मेरे बाद
उससे दोहराएंगे। और मैं चाहता हूं कि हाथ हम लोग एक तरह से शपथ है, समझ लीजिए आज 26 नवंबर 1949 है। जैसे हमारी संविधान सभा ने यह संविधान अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और उसको आत्मार्पित किया, वही आज दोबारा से, क्योंकि हमारे बचने का रास्ता, हमारी उन्नति का रास्ता, हमारी तरक्की का रास्ता, हमारे अधिकारों का रास्ता सिर्फ संविधान में है, कहीं नहीं है।